नमस्कार, आज है 20 सितंबर, दिन मंगलवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस हम कर लेकर आएंगे आपके बीच में, आपके अपने फेवरेट शो में जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का फिर हुआ असर। डिजिटल लेंडिंग फ्रॉड पर आरबीआई ने जताई चिंता। कहा डेटा प्राइवेसी जबरन वसूली चिंता की बात। अगर फिनटेक की तरफ से आई शिकायतें तो आरबीआई बख्शेगा नहीं। फीचर फोन से भी कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट। रिजर्व बैंक गवर्नर ने यूपीआई लाइट को किया लॉन्च। बिना इंटरनेट के भी अब हो सकेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शंस। दूसरे दिन भी मंगलमय रहा बाजार। सेंसेक्स में 650 अंकों की जोरदार तेजी। निफ्टी ने भी लगाया दोहरा शतक। सभी सेक्टोरियल हरे निशान में बंद। डी डॉलराइजेशन की मांग के बीच रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने पर फोकस। सऊदी रियाल और रुपए में द्विपक्षीय ट्रेड करने पर हो रहा है विचार। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। रुपए में ट्रेड से क्या खत्म हो पाएगी डॉलर की दबंगई। पीएफ संभालने के साथ अब हेल्थ इंश्योरेंस देने की भी तैयारी कर रहा है ईपीएफओ। सूत्रों के मुताबिक आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देने की तैयारी में ईपीएफओ। और श्रीनगर में खुला पहला मल्टीप्लेक्स। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। 32 साल बाद बड़े पर्दे पर फिल्में देखने को मिलेगा मौका। कश्मीर बदल रहा है। तो ये रही हेडलाइंस। अब सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ, पूरी कहानी आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। पूरे दिन भर का अपडेट। आज सुबह सुबह यूपी के नोएडा से बुरी खबर आई। यहां सेक्टर 21 में नाले के निर्माणाधीन दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के वक्त वहां 12 मजदूर काम कर रहे थे। दीवार गिरने से सभी मजदूर दब गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने 4 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। नोएडा प्राधिकरण की ओर से सेक्टर 21 स्थित जलवायु विहार सोसाइटी के पास नाले की पुरानी दीवार को तोड़कर नई बाउंड्री बनाने का काम किया जा रहा था और इसी दौरान 6 फीट की ऊंची और 10 फीट की लंबी दीवार ढह गई। इस बीच यूपी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। दरअसल यूपी के सहारनपुर में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट के भीतर रखा हुआ खाना दिया गया। यहां खिलाड़ियों के लिए बना खाना स्पोर्ट्स स्टेडियम के टॉयलेट में रखा गया था और यही खाना खिलाड़ियों को खाने के लिए दिया गया। सहारनपुर में राज्य स्तरीय अंडर 17 वर्ल्ड कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। इसमें करीब 200 खिलाड़ी मौजूद थे। खिलाड़ियों को न केवल टॉयलेट में रखा खाना दिया गया बल्कि ऐसा खाना दिया गया जो अधपका था। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी से इस वीडियो के आने पर चर्चा हो ही रही थी कि कुछ ही देर में टीवी पर राजस्थान के नागौर कोर्ट परिसर के सीसीटीवी फुटेज चलने लगे। दरअसल ये सीसीटीवी उस वक्त के हैं जिस वक्त संदीप बिश्नोई पर गोलियां बरसाई गई। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि कुछ बदमाश बाइक पर सवार होकर कोर्ट पहुंचे और वहां पर हरियाणा के गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को गोलियों से भून दिया। बदमाशों ने संदीप पर कई राउंड फायर किए जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक वकील और 3 बदमाशों को भी गोली लगी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घटना को अंजाम देने के बाद 2 बाइक से 5 शूटर फरार हो गए। एक तरफ गैंग वॉर का सीसीटीवी फुटेज न्यूज में चल रहा था, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार के खिलाफ राजस्थान में बीजेपी जो है वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। दरअसल लंपी वायरस से गायों की मौत के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान में बीजेपी विधानसभा का घेराव कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। बीजेपी का कहना है कि अशोक गहलोत सरकार लंपी वायरस से निपटने में नाकाम रही है, जबकि बीजेपी शासित प्रदेशों में लंपी वायरस से निपटने के लिए राजस्थान के मुकाबले काफी बेहतर इंतजाम किए गए और इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर गहलोत सरकार के खिलाफ हंगामा करने लगे।
दूसरी तरफ महाराष्ट्र से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के लिए बड़ी खबर आई। नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। राणे के मुंबई जुहू स्थित बंगले पर अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नारायण राणे पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले इसी बंगले में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने भी राणे को नोटिस भेजा था। बंगले की ऊंचाई 11 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, जबकि इसे 32 मीटर ऊंचा बना दिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को 2 हफ्ते के भीतर नारायण राणे के बंगले में अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस सम्मेलन में देश भर से बीजेपी शासित शहरी स्थानीय निकायों के महापौर, उप महापौर शामिल हुए। पीएम मोदी ने सम्मेलन में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में अगले 25 साल के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोड मैप बनाने में इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि शहरों के विकास को लेकर लोगों को बीजेपी पर पूरा भरोसा है। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने फतेहपुर विधानसभा सीट से डॉक्टर राजेंद्र सुशांत को उम्मीदवार बनाया। नगरोटा से उमाकांत डोगर मैदान में हैं। लाहौल स्पीति से सुदर्शन जसपा, पोंटा साहिब से मनीष ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी पहली पार्टी जिसने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए नामों की सूची जारी कर दी। अब तक बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। आरबीआई गवर्नर ने यूपीआई के मोर्चे पर एक और सौगात दी है देश को। आरबीआई गवर्नर ने आज पेमेंट को आसान बनाने के लिए 3 बड़े लॉन्च किए हैं। इसमें यूपीआई लाइट पहला, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था। इसके अलावा रुपे क्रेडिट कार्ड भी इसमें शामिल है। इन प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेल्स के साथ अनुराग शाह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए ये 3 की डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव क्या है और क्या बदलने वाला है इनसे? देखिए, काफी बड़े इनिशिएटिव है जो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यूपीआई लाइट, जिसे लॉन्च कर दिया गया है। यूपीआई लाइट जो है वो यूपीआई का ही एक स्मॉलर वर्जन है और जो आपका यूपीआई ऐप है उसके अंदर ही यूपीआई लाइट के जरिए पेमेंट हो सकेगा और इसमें ऑफलाइन मोड के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी आप किसी जगह पे है और वहां पर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो विदाउट इंटरनेट भी आपके द्वारा पेमेंट किया जा सकता है। अगर 200 रुपए से कम का पेमेंट है तो उसके लिए 200 रुपए से कम का पेमेंट है तो उसके लिए आपको पिन जो देना होता है वो जरूरी नहीं है। विदाउट पिन आप भुगतान कर सकते हैं। और इसकी जरूरत ये पड़ी क्योंकि कई सारे जो छोटे भुगतान होते थे 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए के, तो वहां पर भी बैंकों को सेटलमेंट करना पड़ता था और उससे काफी ज्यादा लागत आती थी बैंकों के सर्वर के ऊपर। पैसा देने वाले बैंक से लेके पैसा लेने वाले बैंक को उनको सेटलमेंट करना पड़ता था। तो यूपीआई लाइट में ये होगा कि वहां सेटलमेंट की जरूरत नहीं होगी। एक वॉलेट के, जिस यूपीआई लाइट वॉलेट में आपने पैसा ट्रांसफर करा वहां से ही भुगतान हो जाएगा। और जो आपका बैंक का स्टेटमेंट है वहां पर भी जो अभी काफी क्लटरी हो जाता है, अगर देखते हैं हम स्टेटमेंट जब निकालते हैं तो सारे यूपीआई पेमेंट जो है आपके बैंक स्टेटमेंट में भी आते हैं, तो वहां पर वो बैंक स्टेटमेंट में ये सारे जो पेमेंट है यूपीआई लाइट के जरिए किए जाएंगे वो नहीं आएंगे। तो ऑफलाइन मोड से पेमेंट करना, छोटे पेमेंट करना जहां पर आपको पिन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तो काफी बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है छोटे भुगतानों के लिए। इसके अलावा दूसरा जो ऐलान किया गया है वो है क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई पेमेंट। अभी तक जो आप यूपीआई पेमेंट करते हैं वो केवल आपके डेबिट कार्ड जो बैंक अकाउंट है उससे लिंक होता था, लेकिन जो रुपे क्रेडिट कार्ड है, जो भी बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है उसको भी आप यूपीआई से लिंक कर पाएंगे। तो ये भी पेमेंट स्पेस में काफी बड़ा गेम चेंजर कदम है जहां पर यूपीआई पेमेंट में आप क्रेडिट कार्ड को भी लिंक कर सकते हैं। हालांकि ये जो ट्रांजेक्शन होंगे ये बिजनेस टू कस्टमर टू बिजनेस वाले ही ट्रांजेक्शन होंगे, कस्टमर टू कस्टमर नहीं होंगे। यानी आपको किसी को पैसा ट्रांसफर करना है रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए तो वो नहीं होगा, लेकिन जो बिजनेस भुगतान करना है वहां पर आप रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके भुगतान कर सकते हैं।
तीसरा जो बड़ा ऐलान है वो क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट से जुड़ा हुआ जो भी एनआरआईज हैं जो विदेशों में रहते हैं, लगभग 86 देशों से के अंदर रहने वाले लोग हैं जो रेमिटेंस करना चाहते हैं, बिल भुगतान करना चाहते हैं, तो उनको भारत बिल पे सिस्टम जो है, भारत बिल पेमेंट जो ऐप है, वहां के जरिए आप क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस कर पाएंगे। तो 3 बड़े ऐलान जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आज किए गए हैं, जो कि पेमेंट स्पेस में काफी बड़े ऐलान है। एब्सोल्युटली, तो पेमेंट स्पेस में काफी बड़े ऐलान और रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई जो जुड़ा है, गवर्नर शक्तिकांता दास ने इसे क्रांतिकारी कदम बताया है। और साथ ही साथ न सिर्फ ये आम कंज्यूमर के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, बल्कि जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए भी एक बेनिफिशियल है, क्योंकि जो कंजम्पशन इससे बढ़ेगा पूरे क्रेडिट इकोसिस्टम से, उसका फायदा भी मिलेगा। और एक और बात जो उभर कर सामने आ रही है कि रुपे क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है वो कस्टमर्स जो हैं पंजाब नेशनल बैंक के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के और इंडियन बैंक के, ये सबसे पहले कस्टमर्स होंगे जो रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई विद भीम ऐप को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये 3 क्रांतिकारी कदम। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुराग आपका, और आगे भी इससे संबंधित जानकारियां हम दर्शकों तक लाते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात सामने आती है तो डॉलर सबसे मजबूत नजर आता है। फॉरेक्स रिजर्व हो चाहे दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल, ज्यादातर देश डॉलर में भुगतान करते हैं या फिर भुगतान करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी से कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे ही सही ये सूरत बदलने लगी है और भारत समेत दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन की मांग काफी तेजी से उठने लगी है। भारत ने भी इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। आरबीआई ने हाल ही में रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड की अनुमति दे दी। इसके लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत नियमों में बदलाव किए गए। नए नियमों के तहत हर तरह की बिलिंग, पेमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेटलमेंट रुपए में करने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भारत बांग्लादेश के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू हो चुका है और अब सऊदी अरब के साथ भी रुपए में लेन देन करने पर विचार विमर्श चल रहा है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के सामने रुपए और सऊदी रियाल में लेन देन करने का प्रस्ताव रखा है। दोनों ही देश द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। भारत के लिए रूसी मुद्रा रूबल, टका के बाद अब सऊदी रियाल में ट्रेड की राहें इस तरह से खुल गई हैं। रुपए में कमजोरी और डॉलर की दबंगई का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से इसे एक बेहतरीन नीति के तौर पर देखा जा रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के कई और देश डी डॉलराइजेशन के पक्ष में हैं। इनफैक्ट भारत और चाइना को अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पर कोई चीज जोड़ती है तो वो यही कॉन्सेप्ट है। ग्लोबल ट्रेड में डी डॉलराइजेशन की मांग काफी तेजी से बढ़ी है। अमेरिका की जो सरकार है उस पर आए दिन आरोप ये लगते रहते हैं कि वो डॉलर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। यूएस डॉलर के जरिए विश्व राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने की कोशिशें करता है। चीन का आरोप है कि यूएस अनफ्रेंडली नेशंस, यानी कि जिन देशों को यूएस पसंद नहीं करता, उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए डॉलर का इस्तेमाल करता है एक हथियार की तरह। कुछ ट्रेड एनालिस्ट्स ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट को बंद करने के बाद या उसको अपने हिसाब से चलाने के बाद डी डॉलराइजेशन की जो मांग है वो काफी तेज हुई है। मौजूदा वक्त में 70% ग्लोबल ट्रेड डॉलर के जरिए हो रहा है। दुनिया का 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में रखा गया है। डी डॉलराइजेशन का असर भी दिख रहा है और चीन, रूस जैसे देशों ने डॉलर पर निर्भरता कम करनी शुरू कर दी है। जहां चीन रूस के साथ अपनी करेंसी रेनमिबी और यानी कि आरएमबी के जरिए ट्रेड कर रहा है, वहीं रूस ने भी 2014 से अपनी करेंसी रूबल में ट्रेड को बढ़ाया है। 2014 से रूस ने डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करनी शुरू कर दी थी। रूस ने भारत, चीन, टर्की और यूरोशियन इकोनॉमी के जो यूनियन हैं उसके तमाम देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाने पर फोकस किया है। इसी का नतीजा है कि जहां 2012 में ब्रिक्स देशों को रूस का डॉलर में एक्सपोर्ट 95% था, वो 2020 की चौथी तिमाही में घटकर 10% पर आ गया। रूस ने स्विफ्ट का अपना विकल्प SPFS यानी कि सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस तैयार किया। रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड भारत की डॉलर पर निर्भरता कम करने की तरफ
ही उठा एक अहम कदम है। आरबीआई के इस फैसले से भारत का रुपया रीजनल ट्रेड नेटवर्क में मजबूती से उभर सकता है, लेकिन जिस तरह से लगातार भारत अपनी करेंसी को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आगे लाना चाहता है, उसी तरह दूसरे देश भी अपनी लोकल करेंसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि डॉलर का विकल्प बनना कितना आसान होगा और क्या किसी भी देश की करेंसी डॉलर का एक छत्र राज खत्म कर सकती है। और एक सवाल यह भी आता है कि जो ट्रस्ट डॉलर ने कमाया है, जो साख कमाई है, क्या उसका कोई मुकाबला है? इसके अलावा डॉलर की जो स्वच्छंदता है, जिस तरह से यूएस ने इसे फ्री करेंसी के तौर पर फ्लोट किया है पूरी दुनिया में, क्या इस पूरे इकोसिस्टम का कोई विकल्प हो सकता है? और अगर वो विकल्प आया तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में एक डिसरप्शन आ जाए। तो बहुत सारे इसके पहलू हैं और जिन पर अब सरकारें जो हैं वो तमाम बहुत ही गंभीरता से विचार कर रही हैं। और इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग सर जुड़ चुके हैं। सुभाष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला तो सर टका, फिर रूबल एंड देन सऊदी रियाल में कोशिश हो रही है कि बायलैटरल ट्रेड किया जाए लोकल करेंसीज में। ये कितना बड़ा स्टेप होगा? डी डॉलराइजेशन के लिए तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन जो हमारा गिरता हुआ रुपया है उसको संभालने के लिए ये कितना बड़ा कदम होगा? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसमें दोनों में विरोधाभास है। एक स्ट्रॉन्ग करेंसी इंटरनेशनल सेटलमेंट करेंसी बन सकती है, और अगर एक वीक करेंसी हो तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप उसको इंटरनेशनल करेंसी नहीं बना सकते। ये रीजनल ट्रेड जो हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इनके साथ होता है, उसमें हम स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हैं। हमारी करेंसी भी वहाँ स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है और इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्गर है। तो वहाँ पे आप रुपए में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप उदाहरण लीजिए, यूरो में पूरा यूरोप आज यूरो में ट्रेड करता है। उनकी तो करेंसी एक हो गई। पहले करेंसी अलग अलग हुआ करती थी, जर्मनी की अलग थी, फ्रांस की अलग थी, लेकिन अब यूरो में सारी ट्रेड होती है। तो रीजनल ट्रेड के लिए तो ये संभव लगता है कि आप रुपए में ट्रेड शुरू कर दें। लेकिन इंटरनेशनल करेंसी, जहां तक डॉलर की बात आती है, देखिए दुनिया में आप ट्रेड करने के लिए करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेड मुख्य है, आप बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, वो मुख्य है। करेंसी माध्यम है इसको सेटल करने के लिए। देश बहुत सारे हैं, 180 200 देश हैं, वो अपनी अपनी हर एक की करेंसी है, लेकिन उसकी करेंसी को कोई दूसरे लोग समझते नहीं हैं, ना उनको उनकी करेंसी में इतना विश्वास रहता है। तो केवल वो करेंसी जिसको सभी लोग समझते हैं, जिसका सब में विश्वास है, वो ही एक करेंसी या दो करेंसी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड का माध्यम बन सकती है। आज ये काम यूएस डॉलर करता है। 1950 से पहले स्टर्लिंग करता था यूके की करेंसी का, आज खत्म हो गया। और उससे पहले सिल्वर और जो गोल्ड है वो ये काम करती थी। तो डॉलर का अगर सब्स्टिट्यूट आपको ढूंढना है तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग करेंसी, उतना ही स्ट्रॉन्ग व्यापार और उतनी ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनना जरूरी है। आज चाइना काफी उस तरफ बढ़ चुका है। आज उनकी इकोनॉमी 16-17 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। अमेरिका की इकोनॉमी 22-23 ट्रिलियन डॉलर है। और वो चाइना जो एक ब्लॉक बना रहा है रशिया के साथ में और दूसरे जिनके साथ वो ट्रेड करता है, और वहां पे स्विफ्ट और दूसरी व्यवस्थाएं भी शुरू करके, तो ये संभव है कि चाइना वाले ब्लॉक में चाइनीज युआन डॉलर का रिप्लेसमेंट बन जाए। बट बाकी दुनिया में डॉलर का रिप्लेसमेंट बन जाए, ऐसी मुझे अभी कोई करेंसी की स्थिति नजर नहीं आती। आप अगर और थोड़ी सी गहराई में जाएं तो कोई भी ट्रेड, कोई भी करेंसी को अगर ट्रेड की करेंसी बनाना हो तो उसमें 4-5 चीजें मुख्य होती हैं ट्रेड में, जिसको आप को देखना होता है। सबसे पहले तो आप कोई भी जब ट्रेड करते हैं तो आपको अपने ट्रेड को वैल्यू करना पड़ता है।
तो क्या आप उस किसी करेंसी में वैल्यू कर सकते हैं? उदाहरण के लिए अगर हम अरेबिया से ऑयल मंगाते हैं, तो अरेबिया से जो ऑयल आता है या हम उनसे उनको फूड ग्रेन्स बेचते हैं, तो क्या ऑयल और फूड ग्रेन दोनों का वैल्यूएशन जो ट्रेड के लिए हो रुपए में हो सकता है? क्या दोनों पार्टियों को वो मंजूर है? वो वैल्यूएशन ऑब्जेक्टिवली मंजूर होगा? दूसरा, आप जब वो ट्रेड मान लीजिए फाइनल भी कर लेते हैं, वैल्यूएशन भी फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकते हैं, जिसमें फिर आप उसको कैसे सेटल करेंगे? और सेटलमेंट करने के बाद अगर आपको करेंसी लेनी होगी तो कैसे लेंगे? और करेंसी अगर आपके पास सरप्लस हो, तो आप करेंसी का इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? ये सारे ऐसे पहलू हैं जिनका बहुत सावधानी से समाधान जरूरी है बिफोर के कोई भी करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड की करेंसी बन सके। बट सर, बार बार यही कहा जाता है कि जियोपॉलिटिकल सेटलमेंट्स के लिए और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए बार बार जो है जो यूएस लेड ब्लॉक है वो अपने पक्ष में डॉलर का इस्तेमाल करता है, या पेमेंट सिस्टम्स की। अगर मैं इंटरनेशनल, थोड़ा सा डॉलर से थोड़ा सा अलग है विषय, लेकिन कहीं ना कहीं रूट्स जो हैं जुड़ते उसी समस्या से हैं, वो है इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से। जिस तरह से रशिया को बाहर किया गया, पूरी दुनिया चौंकी, इनफैक्ट भारत भी चौंक गया कि ऐसे रातों रात आप स्विफ्ट से कैसे किसी को डिस्कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। आज रशिया की बारी है, कल हो सकता है, भविष्य किसने देखा है, कल भारत की बारी हो या किसी और की बारी हो। चाइना तो इस बारे में बार बार मुखर होकर कहता भी रहता है। तो ये जो निर्भरता है, तो बार बार ये कहा जा रहा है कि आप एक ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट तैयार कीजिए। और जब मिर लेकर आया, MIR लेकर आया रशिया, तो उस पर बहुत सारे देशों ने हाथों हाथ उसको लिया, और 15 से ज्यादा देशों ने, तो उसमें भारत भी शामिल था, जिसने रुचि दिखाई। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि एक ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट तो आपको तैयार करना ही होगा। तो ये सर अवश्यंभावी लग रहा है आपको कि भविष्य में ये होगा? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो जियोपॉलिटिक्स है, अब आज अमेरिका कई दुनिया के देशों पे सैंक्शंस लगा देता है। अब सैंक्शंस को लगा के उसको इम्प्लीमेंट करने की कवायद और ताकत अगर आप में है तो आप सैंक्शन लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप सैंक्शन लगा दें तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। अब वो कवायद, वो ताकत जो अमेरिका में आती है, वो इसलिए आती है, जैसा आपने अपने प्रेजेंटेशन में भी शुरू में कहा, कि आप 70% दुनिया का ट्रेड सेटलमेंट उस करेंसी में होता है। 60% से ज्यादा रिजर्व्स केवल इसी करेंसी में है। पूरी दुनिया में डॉलर एक्सेप्ट होता है। आज यूरोप की इकोनॉमी भी उतनी बड़ी है जितनी चाइनीज इकोनॉमी है, 17-18 ट्रिलियन डॉलर की। चाइनीज इकोनॉमी भी बहुत बड़ी हो गई, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी और पहले जापान इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन इन तीनों करेंसीज में कभी भी सेटलमेंट एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है यूरोपियंस को बहुत पसंद हो कि अमेरिका के साथ हम डॉलर में ट्रेड कर लेंगे, वो भी चाहते हैं यूरो में ट्रेड होना चाहिए। चाइना डेफिनेटली चाहता है कि युआन रेनमिनबी में ट्रेड होना चाहिए, लेकिन दुनिया में युआन के बारे में या यूरो के बारे में या जापानीज येन के बारे में उतना विश्वास नहीं। और बहुत सारी चीजें आज अमेरिका का, आप डॉलर आपके पास रिजर्व्स में रहता है, आप कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं, कहीं भी दुनिया में डिपॉजिट कर सकते हैं, कहीं भी दुनिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमेरिका में जाके आप कुछ भी खरीद सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप रेनमिनबी या युआन के साथ वो नहीं कर सकते। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इसलिए युआन चाहे तो भी इंटरनेशनल करेंसी बनना मुश्किल है। तो आप पसंद करें या ना करें, लेकिन पसंद करने के ना करने के कारण अगर आप में वो जो वैर विदाल है, जो बेसिक ताकत आनी चाहिए, वो ताकत नहीं है, तो आप नाराज तो हो सकते हैं, आप रिजेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप रिप्लेस नहीं कर सकते। स्वाभाविक रूप से, और यही यूएस की ताकत कही जाती है कि आप पसंद करें ना करें, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। उसको अपने फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का और जो फिनेंशियल जो पूरा नेटवर्किंग सिस्टम है उसका हिस्सा बनाए बगैर आपका काम चलेगा नहीं। अब एक सर संक्षेप में एक आखिरी सवाल, जो कि मुझे लगता है कि आज की चर्चा का जो मूल है, जो सार है, वो यही है, डी डॉलराइजेशन, जिस पर राष्ट्रपति पुतिन बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बहुत कोशिशें भी कर रहे हैं, दुनिया के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चाइना भी पीछे से आ रहा है।
क्या ये डी डॉलराइजेशन का पूरा आइडिया जो है ये भारत के नजरिए से ठीक है, भारत के पक्ष में है या नहीं है? ये देखिए, चाइना हो चाहे रशिया हो, ये दोनों नेट एक्सपोर्टर्स हैं दुनिया में। ये एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। जब ऐसी करेंसी हो जिसकी इशू करने वाला ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और कम इंपोर्ट करता है, तो दुनिया उस करेंसी को ले ही नहीं सकती। दुनिया के पास वो करेंसी कैसे पहुंचेगी? आपको केवल आप किस तरह से, आप अगर चाहें आज रूबल को रखना अपने पास या युआन को रखना आपके पास, हाँ। आपके पास एक्सपोर्ट करके तो आप कमा नहीं सकते। डॉलर आप एक्सपोर्ट करके कमाते हैं, सारी दुनिया एक्सपोर्ट करके कमाती है। अच्छा, और माफ कीजिएगा सर, मैं टोक रहा हूं यहीं पर। एक सवाल मेरा ये भी आ रहा था कि बीते दिनों ब्रिक्स की एक ऑल्टरनेटिव करेंसी पर बात चल रही थी। रशिया और चाइना ने उसमें काफी इनिशिएटिव लिया था। तो क्या अगर एक देश की करेंसी नहीं, तो फिर क्या ग्रुप्स की एक ऑल्टरनेटिव करेंसी क्या डॉलर को मुकाबला दे पाएगी? बिल्कुल अगर आप चाइनीज रशियन ब्लॉक जो आज बन रहा है और उसमें ब्रिक्स की तरफ मान लीजिए हम भी, हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए एडवाइजेबल डिसीजन होगा, बट फिर भी मान लीजिए कल्पना करिए कि आप ज्वाइन कर लेते हैं उसमें, और एक ऑल्टरनेटिव ब्लॉक, और वो पूरा सारा सिस्टम जैसा आज डॉलर के लिए है कि उसको आप ट्रेड में डेजिग्नेट करें, ट्रेड उसमें डेजिग्नेट करें, आप वहाँ सभी फ्रीली इन्वेस्टमेंट कर पाएं, आपके पास सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम हो जो उस करेंसी की वैल्यूएशंस और स्ट्रेंथ को तय कर पाए। तो ये प्रयास होना चाहिए, और प्रयास होने से ताकि थोड़ा बैलेंस बने डॉलर और एक दूसरी ऑल्टरनेटिव करेंसी में। लेकिन 20 ऑल्टरनेटिव करेंसीज नहीं हो सकती डॉलर के लिए, ये संभव नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, और यही मुझे लगता है आज की चर्चा का सार है कि कोई एक करेंसी अगर चाहे कि हम उठ के अचानक से पूरी दुनिया हमारे पीछे हो जाएगी और हम डॉलर को मुकाबला कर देंगे, मौजूदा परिस्थितियों में ये थोड़ा सा दूर की कौड़ी लगता है और संभावनाओं से परे लगता है। लेकिन हाँ, अगर ग्रुप्स की एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था, जैसे कि डॉलर के पीछे पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करता है ग्रुप्स का, अगर वैसी कोई व्यवस्था अगर हम बना दें तो वो अच्छा भी रहेगा एक तरह से, और डॉलर का जो मुकाबला करने में सक्षम भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह एक जटिल मुद्दे को आसान भाषा में आपने विश्लेषित करके दिया। थैंक यू सो मच सुभाष चंद्र गर्ग सर, वक्त निकालने के लिए। एक और कवर स्टोरी आज की हमारी, जो कि आम आदमी से जुड़ी हुई है। ईपीएफओ के 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स को खुशखबरी मिल सकती है। ईपीएफओ बोर्ड अपने सभी सब्सक्राइबर्स को आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज देने की तैयारी कर रहा है। क्या है ये पूरी खबर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह। बताइए अनुराग, ये क्या आइडिया है पूरा, और बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे इस पूरी स्कीम के? करोड़ों जो सब्सक्राइबर्स हैं ईपीएफओ के, वो इसके बेनिफिशियरी होंगे। जिस तरह से ईपीएफओ पेंशन देता है, लेकिन जो आगे बढ़ के और सोशल सिक्योरिटी कवच देने का मकसद है कि जो भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स है उन्हें आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत इंश्योरेंस कवर दिया जाए। जिस तरह से आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराया जाता है, तो उसी तर्ज पे जो करोड़ों ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स है उन्हें इस इंश्योरेंस कवर मुहैया कराया जाए। जो भी ईपीएफओ पेंशन धारक है वो और उसका स्पाउस यानी जो जीवन साथी है, उनको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इसका जो प्रस्ताव है वो ईपीएफओ के बोर्ड में रखा गया है, और हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक इस महीने के अंत तक उसे मंजूरी मिल सकती है। तो काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होगा ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए कि उन्हें पेंशन के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलेगा 5 लाख रुपए तक का, और प्रति सब्सक्राइबर जो खर्चा है, जो प्रीमियम की लागत होगी वो 111 रुपए होगी, और इसका जो वहन है वो ईपीएफओ के द्वारा किया जाएगा, जो अभी तक का प्रस्ताव बनाया है उसके मुताबिक। और इस प्रस्ताव को जैसा कि अनुराग ने रिपोर्ट किया है कि इस महीने के अंत तक या आने वाले 1 महीने के भीतर मंजूरी भी मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली का फिर असर हुआ है। आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग एप्स की जाब्तियों पर फिर चिंता जाहिर की है। साथ ही फिनटेक कंपनियों से कहा है कि उन्हें हर हाल में नियमों का पालन करना होगा, वरना आरबीआई देख रहा है। पूरा मामला बता रही है जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी।
जी बिल्कुल दीपक, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास आज फिनटेक एक फेस्टिवल हो रहा है फिनटेक इंडस्ट्री का मुंबई में, यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अपनी जो उन्होंने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए, हम बोले जो उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की बहुत ही लाइटर नोट पे दी, ये कहते हुए कि बहुत सी चीज़ें मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा लेकिन आप मेरी बात समझ जाएँ। और उन्होंने यही बात को अपनी आगे दोहराया और फिनटेक को यही कहा कि आरबीआई फिनटेक इंडस्ट्री को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। ये एक ऐसा ट्रैफिक है कि सबको सड़क पर मिलकर अगर चलना है तो नियमों का पालन करना है, अगर नियम टूटा तो आरबीआई की सख्त नजर है। उन्होंने कहा कि अभी हम आपको सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी, जो आप जबरन वसूली के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं या फिर डेटा प्रिवेसी, कस्टमर का जो डेटा है उसको आप अगर सर्कुलेट कर रहे हैं और अनएथिकल तरीके से उसकी रिकवरी ले रहे हैं आप अपने पैसे की, तो इन सब चीज़ों पर आरबीआई की बहुत ज़्यादा नज़र है। ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत है, फिनटेक इंडस्ट्री सेल्फ गवर्नेंस भी करे, अपने जो तरीके हैं उन पर नज़र रखे, क्योंकि अगर बात नहीं मानी तो आरबीआई का डंडा पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेटरी जो है बॉडी उसकी नज़र है। यही कहा कि सपोर्ट हम पूरा कर रहे हैं लेकिन साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रिवेसी, अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ये जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उस पर जो शिकायतें मिल रही हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही है। इसीलिए किसी का बिजनेस खराब करने की मंशा नहीं है, यहाँ पर कोई कर्टेल करने की मंशा नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने नियम तोड़ा तो आप ये याद रखें कि मेरी नज़र आपके ऊपर है। इसलिए अगर आपको अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करवाना है तो आपको नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। और एक तरह से जो जी बिजनेस की मुहिम थी हफ्ता वसूली, उसका जिक्र गवर्नर साहब ने पूरी तरीके से किया, सपोर्ट किया कि मीडिया भी जो है वो इन बातों को उठा रही है और आरबीआई सुन रहा है। इसलिए फिनटेक इंडस्ट्री जो है उनको भी सुनना चाहिए, उनके कान खड़े होने चाहिए, क्योंकि अब अगर नहीं माना तो सबके लिए ये बात बहुत भारी हो सकती है। किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिस में नहीं जाना अपने पैसे के लिए। कस्टमर का डेटा जो है वो आपको शेयर नहीं करना, डेटा प्रिवेसी बहुत ज़रूरी है, ड्यू डिलिजेंस ज़रूरी है, गवर्नेंस ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरीके से इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो सकती है। आरबीआई फिनटेक इंडस्ट्री को सपोर्ट करे, फिनटेक इंडस्ट्री आरबीआई को सपोर्ट करे, तभी जो है देश है आगे बढ़ सकता है। दीपक, चलिए शुक्रिया एकता इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन लेन देन अब बेहद सुरक्षित हो जाएगा। आरबीआई 1 अक्टूबर से टोकनाइजेशन सिस्टम लागू करने जा रही है और इस सिस्टम के तहत कस्टमर के कार्ड की पूरी डिटेल्स को एक टोकन में तब्दील कर दिया जाएगा और इसकी मदद से कस्टमर किसी थर्ड पार्टी ऐप या पॉइंट ऑफ सेल पर पेमेंट कर सकेगा, यानी कि आपके कार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी या डेटा मर्चेंट के पास नहीं होगा। देश में क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं। ऐसे में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लेन देन को सुरक्षित करने के लिए रिजर्व बैंक 1 अक्टूबर से टोकनाइजेशन सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस सिस्टम के तहत कस्टमर के कार्ड की पूरी डिटेल्स को एक टोकन में बदल दिया जाएगा। इसकी मदद से कस्टमर किसी थर्ड पार्टी ऐप या पॉइंट ऑफ सेल पर पेमेंट कर सकेगा, यानी आपके कार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी या डेटा मर्चेंट के पास नहीं रहेगा। ये कार्ड टोकन मांगने वाले स्टोर और डिवाइस जिससे टोकन भेजा जा रहा है, तीनों से मिलकर बना होगा। हालांकि टोकन सर्विस लेना है या नहीं, ये कस्टमर पर निर्भर करेगा। इस सिस्टम के तहत कार्ड जारी करता बैंक या कार्ड नेटवर्क को छोड़कर कोई भी आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पूरा डेटा स्टोरेज नहीं कर सकेगा। अभी तक आपको किसी ऑनलाइन पेमेंट के लिए कार्ड का 16 अंकों का नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट, कार्ड धारक का नाम और सीवीवी दर्ज कराना होता है। ये डेटा मर्चेंट के पास सेव हो जाता है। ऐसे में मर्चेंट के डेटा के हैक होने की स्थिति में कस्टमर के कार्ड की पूरी डिटेल हैकर के पास चली जाती है और इसके दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाती है। इससे फ्रॉड तो रुकेगा ही, साथ ही टोकनाइज कार्ड ट्रांजैक्शन के जरिए होने वाले लेन देन के लिए कस्टमर हर ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम लिमिट और डेली ट्रांजैक्शन लिमिट भी तय कर सकेगा। टोकनाइजेशन सिस्टम लागू होने से कस्टमर को कार्ड की पूरी डिटेल्स भरने के झंझट से राहत मिलेगी। अगर कोई टोकनाइजेशन का ऑप्शन चुनता है तो उसे केवल सीवीवी और ओटीपी डालना होगा। ग्राहकों के पास खुद को कॉन्टैक्टलेस, क्यूआर कोड या इन ऐप
परचेज जैसी किसी भी सर्विस के लिए रजिस्टर और डी रजिस्टर करने का अधिकार होगा। अगर आपको एक ही कार्ड से 3 मर्चेंट के पास ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो आपको 3 अलग अलग टोकन जारी किए जाएंगे, यानी हर ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक टोकन जारी होंगे। टोकन जनरेट होने के बाद केवल उसी कंपनी के साथ इसे शेयर किया जा सकेगा जिसके लिए इसे जनरेट किया गया है। कस्टमर के लिए ये सर्विस पूरी तरह मुफ्त होगी और कार्ड प्रोवाइडर कंपनियां इसके लिए उनसे किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं वसूल सकेंगी, यानी कार्ड के पेमेंट के नए तरीके को अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश मामला क्या है। ईरान में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और जो सड़कों पर नहीं उतरी हैं वो अपना हिजाब उतारकर या फिर अपने बाल काटकर प्रदर्शन का समर्थन कर रही हैं। हुआ क्या वहां? एक 22 साल की महिला की संदिग्ध हालतों में मौत के बाद ये पूरे प्रदर्शन शुरू हुए हैं। लेकिन इन प्रदर्शनों के पीछे की कहानी क्या है, मामला क्या है, देखिए। पहले हिजाब जलाया, फिर बाल काटे। ईरान में महिलाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कई महिलाएं सोशल मीडिया पर हिजाब उतारकर फेंकने के वीडियो शेयर कर रही हैं। कई महिलाएं सरकार की नीतियों के विरोध में अपने बाल काट रही हैं। सड़कों पर लड़कियों के साथ ही लड़के भी उतर आए हैं। हिजाब के खिलाफ क्रांति का असर इस वीडियो में साफ दिख रहा है। ईरान में महिलाएं बिना हिजाब के अपना वीडियो शेयर कर रही हैं और हर ईरानी महिला ने महसा के लिए एक मैसेज दिया है। सोशल मीडिया पर ईरान की महिलाओं के विरोध के वीडियो वायरल हो रहे हैं। महिलाओं के प्रदर्शन ने सरकार की सांसें फुला दी हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ईरान में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। ये प्रदर्शनकारी 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद भड़के हैं। दरअसल 22 साल की महसा अमीनी अपने परिवार के साथ तेहरान घूमने आई थी। महसा को सिर ढकने के लिए एक सख्त ड्रेस कोड का पालन नहीं करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि धार्मिक मामलों की पुलिस की हिरासत में ही महसा की मौत हो गई। चश्मदीदों का आरोप है कि पुलिस ने महसा को पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। वहीं पुलिस ने हार्ट अटैक को मौत की वजह बताया है। महसा के अंतिम संस्कार के समय कथित तौर पर कुछ महिलाओं ने सरकार के विरोध में अपने हिजाब उतार दिए और तब से ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ईरान में महिलाओं के लिए कपड़ों को लेकर कड़े नियम हैं। यहां 1979 में एक कानून बना दिया गया था। इस कानून के मुताबिक महिलाओं को इस्लामी तरीके से कपड़े पहनने होंगे। इस कानून के बाद यह जरूरी हो गया कि महिलाएं चादर ओढ़ें जो उनके शरीर को ढके रखे। इसके साथ ही हमेशा हेड स्कार्फ, हिजाब या फिर बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इन नियमों को लागू करने के लिए धार्मिक मामलों की पुलिस तैनात होती है। यह पुलिस हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को गिरफ्तार करती है। पिछले कुछ सालों में ईरान में हिजाब की अनिवार्यता को लेकर कई अभियान चलाए गए हैं। 2017 में भी महिलाओं ने हिजाब उतारकर इसका विरोध किया था, लेकिन हर बार यहां की सरकार इन अभियानों को कुचल देती है। पुलिस टॉर्चर की वजह से मसीह अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी कहानी ने ईरानी महिलाओं की क्रांति को नया बारूद जरूर दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप ऑफिशियल और पर्सनल मीटिंग्स के लिए वीडियो कॉलिंग ऐप जूम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। मौजूदा वक्त में जूम हैकर्स के निशाने पर है। खुद भारत सरकार ने इसकी जानकारी दी है। जूम ऐप में किस तरह से हैकिंग हो रही है और कैसे आप इससे बच सकते हैं, पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में जिस ऐप का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ वो था वीडियो कॉलिंग ऐप जूम। आज भी मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए जूम लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और यही वजह है कि ये हैकर्स के निशाने पर भी है। इस ऐप में कई सिक्योरिटी से जुड़ी खामियां सामने आई हैं।
खुद भारत सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT-IN ने कहा है कि जूम ऐप पर अनजान अटैकर्स चुपके से मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं और बिना दिखे आपकी गोपनीय बातों को सुन सकते हैं। सरकार ने चेताया है कि कोई हैकर आपका ऑडियो और वीडियो लीक कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस जोखिम को मीडियम कैटेगरी का बताया है। यह पहली बार नहीं है जब जूम हैकर्स का निशाना बना हो। इससे पहले मई में खुद जूम ने मालवेयर की पुष्टि की थी। जूम ने तब बताया था कि हैकर्स जूम के जरिए आपके सिस्टम में खतरनाक कोड्स डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसकी मदद से यूजर्स को ठग सकते हैं। CERT-IN ने कहा है कि जूम में मिली इस खामी से बचा जा सकता है। सरकार ने सलाह दी है कि यूजर्स अपने लैपटॉप या मोबाइल में जूम के लेटेस्ट वर्जन को अपडेट कर दें। इससे जूम के साथ सिक्योरिटी ब्रीच का खतरा दूर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमने आपको बुलेटिन की शुरुआत में बताया था कि किस तरह से यूपी के सहारनपुर में कबड्डी खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया गया। पूरी डिटेल अब इस रिपोर्ट में देखिए। खिलाड़ियों के साथ शर्मनाक हरकत। नल है, उधर शौचालय है, ये कच्ची चावल बच्चे ले रहे हैं। टॉयलेट में रखा खिलाड़ियों का खाना। खिलाड़ियों को परोसे अधपके चावल और सब्जी। खिलाड़ियों का ये कैसा अपमान। हाथ में खाने की प्लेट, एक साथ भोजन करने को तैयार। पहली नजर में बच्चों की तस्वीर आपको बेहद प्यारी लग रही होगी, लेकिन कैमरे का एंगल घूमते ही दूसरी तस्वीर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और ये देखिए आप, पूरियां कहाँ रखी हुई। इस नजारे को देखकर कोई भी आग बबूला हो जाए, गुस्से से आंख लाल हो जाए। ये एक टॉयलेट है, वो भी इतना गंदा। शौचालय के लिए भी शायद ही कोई इसे इस्तेमाल करने की सोचे, लेकिन इस गंदे शौचालय के अंदर खाना रखा हुआ है। जी हाँ, भोजन। और बच्चे टॉयलेट में रखा यही खाना खाने को मजबूर है। ये शर्मनाक और बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करती है तस्वीर यूपी के सहारनपुर की है, जहां कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में रखा खाना खिलाया गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि शौचालय के भीतर बड़ी सी प्लेट में चावल रखे हुए हैं, पूड़ियां भी रखी हुई हैं, सब्जियां भी टॉयलेट के अंदर ही शोभा बढ़ा रही हैं। दरअसल सहारनपुर के भीमराव स्पोर्ट्स स्टेडियम में सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। ये कबड्डी प्रतियोगिता 16 से 18 सितंबर तक चली। इस टूर्नामेंट में 17 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में करीब 200 खिलाड़ी शामिल हुए, लेकिन इन खिलाड़ियों का खाना टॉयलेट में बनवाया गया। देश के भविष्य इन खिलाड़ियों को न केवल टॉयलेट में रखा खाना खिलाया गया, बल्कि वो चावल और सब्जी भी परोसी गई जो कच्ची थी। हर खेल में देश के खिलाड़ी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ, मेडल जीतकर खिलाड़ी तिरंगा लहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी खिलाड़ियों की हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। सहारनपुर से आई ये शर्मनाक तस्वीर इन होनहार खिलाड़ियों का अपमान है। ये देश का भविष्य है। ये बेहतर ट्रेनिंग, पौष्टिक आहार के साथ साथ सम्मान के भी हकदार है। जरूरत है इनका मनोबल बढ़ाने और इनका अपमान करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बाजार की। बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। आज सेंसेक्स 650 अंकों की जोरदार तेजी के साथ 59,719 पर बंद हुआ। निफ्टी भी पीछे नहीं था, उसने भी डबल सेंचुरी लगाई, 17,816 के स्तर पर बंद हुआ। अच्छे ग्लोबल संकेतों और एफआईआईज की अच्छी खरीदारी के चलते कारोबार की शुरुआत जोरदार रही। दोपहर में एक वक्त निफ्टी करीब 300 अंक चढ़ गया था, मगर आखिरी घंटे में डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी से कुछ मुनाफा वसूली हो गई। हालांकि इसके बावजूद निफ्टी करीब 200 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज मिड कैप, स्मॉल कैप और कैश के शेयरों में भी जमकर कारोबार हुआ। बाजार की जो नजर है अब कल से शुरू होने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर है।
और जरा फटाफट से यूएस मार्केट अपडेट भी ले लेते हैं, वहां पर किस तरह का कारोबार हो रहा है। तो आप देखिए लाल निशान में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी गिरावट डाउ जोन्स में नजर आ रही है, 342 अंकों की 1% से ज्यादा टूटा हुआ डाउ जोन्स 30,675 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। और नैस्डैक आप देखिए इतनी ज्यादा बड़ी गिरावट तो नहीं, लेकिन हाँ 75 अंकों की गिरावट के साथ 11,459 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 1% गिरा हुआ है। S&P 3,863 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो गिरावट के साथ अमेरिकी बाजारों में कारोबार। और अविनाश गोरक्षकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका। कल के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या मार्गदर्शन देंगे दर्शकों को? देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स जो कल का सेशन रहेगा काफी वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि आज यूएस में फेड मीटिंग शुरू हो चुकी है। अंदाजा है कि इन्फ्लेशन अभी भी काफी हाई है और उस कारण से आज हम देख रहे हैं कि यूएस मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत बिकवाली आपको देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से कल के सेशन में इंडेक्स काफी वोलेटाइल रहेगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए। हमको लग रहा है कि बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा, और ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स में कमिंस या एलएनटी जैसे स्टॉक्स पे आपको फोकस करना है। ओवरऑल इंडेक्स में मेरे ख्याल से पूरी तरह से जब तक फेड का डिसीजन आता नहीं है, अगर 75 बेसिस पॉइंट हाइक होता है या 100 बेसिस पॉइंट, तब तक मार्केट में कल आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर 100 बेसिस पॉइंट हाइक आता है तो मार्केट इसको डेफिनेटली नेगेटिवली रहेगा। अगर 75 बेसिस पॉइंट आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट वापस इस लेवल से भी थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फेड की मीटिंग के बाद जो कमेंट्री रहेगी वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए स्टॉक स्पेसिफिक अपनाइए, और कल का सेशन स्टॉक स्पेसिफिक आप करोगे तो अच्छा मुनाफा बनाने का स्कोप रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी इस तमाम जानकारी के लिए। देश के दिग्गज लॉजिस्टिक कंपनी ओम लॉजिस्टिक्स ने सरकार की ओर से घोषित नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का स्वागत किया है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंघल ने कहा है कि पॉलिसी से ट्रांसपोर्ट की रफ्तार में चीते जैसी तेजी आएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को आरटीओ की ओर से पैदा की जा रही दिक्कतों को दूर करने पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का ऐलान किया था। जी से यही निवेदन है कि चीते की रफ्तार से तो ट्रांसपोर्ट दौड़ेगी, लेकिन जो उसके हर्डल्स हैं वो ना हो। जैसे कि आरटीओ ऑफिसेज हैं जो कि हर स्टेट में लगे हुए हैं, चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए ट्रक को रोककर आगे जाने दिया जाता है, जो कि एक हर्डल है। इस हर्डल को अगर हम रोक पाएंगे, कम कर पाएंगे, तो ही चीते की रफ्तार बनी पाएगी और उसका फायदा मिलेगा। इस रफ्तार बढ़ने से इंडस्ट्री को इनडायरेक्ट बहुत फायदा है, क्योंकि उनको फिर अपनी इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी। इन्वेंट्री कम रखनी पड़ेगी तो ब्याज कम लगेगा, ब्याज कम लगेगा तो उनको ज्यादा मुनाफा होगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया है। इमरान खान ने एक रैली में एससीओ के दौरान पुतिन और शहबाज की मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि पुतिन के सामने शहबाज शरीफ कांपने लगे थे। प्रेसिडेंट से मिला, पुतिन से मीटिंग के दौरान शहबाज शरीफ कांप रहे थे। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर डरा हुआ था। पहले दुनिया को इस पर शक था, पर इमरान खान की बातों को सुनकर सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। पाकिस्तानी पंजाब के चकवाल में इमरान खान की रैली हुई और इस रैली में इमरान खान ने हजारों पाकिस्तानियों के सामने शहबाज शरीफ की बेइज्जती कर दी। पाकिस्तान के वजीर आजम का कच्चा चिट्ठा इमरान खान ने खोल दिया। मुद्दा सेंसिटिव था। इमरान की बातों को सुनकर शहबाज सरकार भड़क गई, लेकिन बेइज्जती का नेक्स्ट चैप्टर बाकी था। शहबाज के बाद इमरान के टारगेट पर नवाज शरीफ आए। इमरान के इस भाषण को करोड़ों पाकिस्तानियों ने देखा। उनके सामने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की इंटरनेशनल बेइज्जती का
किस्सा सुनाया और पाकिस्तान की बदनामी देख और सुनकर लोगों को बड़ा मजा आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।